तो इसको आपको भेज दिया जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, यूनिवर्स किसे कहते हैं गाइस? तो कोई आपसे कहे ना कि यूनिवर्स क्या है, तो आप कहते हैं ना कि द्रव्य यानी कि लिक्विड और क्या एनर्जी, है ना भाई, लिक्विड और एनर्जी के मिक्सचर को, और वो भी कौन सा मिक्सचर, मतलब उनका मिक्स्ड मिक्सचर को जो है ना ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें पृथ्वी आती है, चंद्रमा आता है, मनुष्य आता है, आकाशगंगा, जो भी चीज है वो सब इसके पार्ट हैं, है ना। एक एक पार्टिकल जो है यूनिवर्स का, यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना, यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे रखी है, अगर एक बार देख लेते हैं। ब्रह्मांड जो है वो अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक सम्मिलित है। मतलब कि मेरे और आपके बीच में हजारों धूल के कण है ना, हजारों एटम्स हैं, और हर एक एटम का एक नाभिक है, और उस नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना। उन सबको एनर्जी भी मिल रही है, और मेरे आपके बीच में लाखों, इस पेन की टिप पे करोड़ों एटम्स हैं, है ना। और उन सबके नाभिक में, उन सबके सेंटर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन घूम रहा है, और वहां से लेकर के बड़े बड़े चंद्रमा, सूरज, तारे, प्लैनेट्स तक सब कुछ ब्रह्मांड का ही पार्ट है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ब्रह्मांड अनंत, असीमित और लगातार क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारी आकाश गंगाएं आती हैं, है ना। हम यहाँ पे रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, है ना। जिला की अगर बात करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे दिल्ली में रहते हैं, ऊपर से उससे ऊपर जाएंगे तो कहेंगे भारत में रहते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो कहेंगे एशिया में रहते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो कहेंगे पृथ्वी पे रहते हैं, है ना। उससे ऊपर अगर जाएंगे तो कहेंगे क्या, हम सोलर सिस्टम का पार्ट है ना, सौरमंडल में रहते हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे हम आकाश गंगा का पार्ट है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, आकाश गंगा नाम है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से सुनना, आपको चीजें समझ में आएंगी, देखना ध्यान से जरा, एक बार मैं बता देता हूं आपको। चलो यहीं पे देख लो, कोई बात नहीं, देखना, सुनो। ये मान के चलो हमारी आकाश गंगा है, ठीक है ना। इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, ठीक है ना, 3 मान ले रहा हूं फिलहाल में। और इसमें ना बहुत सारे तारे वारे हैं, सब कुछ है। मतलब कि ये जो आकाश गंगा है उसके मिड में हम लोग, कहाँ पे हम लोग अभी मिड में है, मतलब हमने आधा रास्ता तय कर लिया, आधा में भी और तय करना है। जब हम पूरा तय कर लेंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे सुनो, ये जो मिड में है यहाँ पे एक तारा है जिसका नाम है सन, क्या नाम है इसका, सूर्य। उसी के चारों ओर ये 7 प्लैनेट आपस में घूम रहे हैं ऐसे बस, ठीक है ना। तो इतने से हम, बिल्कुल इतने से, और ऐसे समझना कितने सन अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, कितने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और ये तो सिर्फ एक है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है उस, जैसे ये एक आकाश गंगा है ना, अब ऐसी मैं कितनी आकाश गंगा यहाँ पे बना सकता हूँ मैं, आप देखते जाओ कितनी बना सकता हूँ मैं। एक ये बना दी इसके बगल में, है ना, एक ये बना दी, पूरा बोर्ड भर जाएगा, है ना। तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। उसमें से कोई एक आकाश गंगा है, ध्यान सुनना, उसमें कोई एक आकाश गंगा है, ठीक है। उस आकाश गंगा के बीच में हम बैठे हैं, सूरज है, ऐसी कितनी आकाश गंगा है। और हम खुश क्या होते हैं कि हम चंद्रमा पे चले गए, जो कि हमारे बगल में ही है, वहीं पे ही है। समझ पा रहे हो आप लोग इसी को? आपने कभी इंस्टाग्राम के रील में भगवान विष्णु की एक फोटो वीडियो देखी होगी, जिसमें एक आदमी जूम आउट होता है, वो पृथ्वी से बाहर आता है, ब्रह्मांड से बाहर आता है, तो वो देखता है कि भगवान विष्णु के सिर्फ एक गोले की तरफ एक उसमें है। ये देखा आप लोगों ने वो वीडियो, नहीं देखा? अभी सर्च करना आप लोग, मिल जाएगा आपको वीडियो, ठीक है। तो इस तरह के ये सारी जितने भी आपको दिख रहे हैं, जितने भी आपको चीज दिख रही हैं, ये सारी की सारी आकाश गंगाएं हैं। और ये आकाश गंगा जो दिख रही है आपको, ये ज्यादा पुरानी फोटो नहीं है, ये फोटो 2000, ठीक है ना, 22 में एक टेलीस्कोप बनाया गया था बहुत हैवी सा, तो उसने ये फोटो खींची, ठीक है। समझ पा रहे हो ना हम लोग कितने हैं, बस इतने ही है। अभी हम लोग चंद्रमा मंगल ग्रह पे नहीं जा पाए हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग चंद्रमा और मंगल ग्रह पे नहीं जा पाए हैं। शायद मैंने रखा होगा, गैलेक्सी की फोटो होनी चाहिए इसमें। हाँ चलो देख लो, देखो ये रहा, जैसे मान के चलो ये है गैलेक्सी हमारी, ये बीच में सूरज है, बीच में क्या है, सूरज है। इसके सूरज के चारों ओर जो है, बीच में सूरज नहीं है, सॉरी, ये तो हमारी वो है ना आकाश गंगा, ये तो हमारी ऐसे घूम रही है,
उसमें कहीं बीच में एक सूरज ऐसे है, ठीक है ना, और उस वहीं पे हमारे 8-9 जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं आपस में, और उसे बगल में चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, बाकी चीजें हैं, हम वहीं पे घूम के अभी खुश, हमने अभी कुछ देखा ही नहीं ज्यादातर। समझ में आ रही बात आपको, कुछ पहुंच रहा है, ये चीज है। अब आगे देखो आप लोग नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका, ये सारी चीजें है हो गया। अच्छा एक चीज और आकाश, इसके बारे में बता, अच्छा और क्या बताया मैंने आपको, मैंने ये बताया कि जो हमारा जो आपका ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है, तारे आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, और सेलेस्टियल बॉडी मतलब और भी होते हैं, जैसे आकाश में उल्का पिंड वगैरह घूमते रहते हैं, वो सब कुछ तो इसमें आते हैं। ए टू जेड हर चीज जो है वो इसमें आती है। अब आगे की बात करते हैं। क्या लिखा आपके, बाह्य पिंड दूरी मापने के गए, ब्रह्मांडीय पिंड, देखो सुनो, हम नॉर्मली जब कहते हैं ना कि मेरे से ये 10 मीटर की दूरी पे है, 20 मीटर की दूरी पे है, 20 किलोमीटर की दूरी पे है, दूरी मापने के लिए क्या होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, ये समय मापते हैं। समुद्र में दूरी नॉक्टिकल्स माइल्स में मापा जाता है, हमने पढ़ा था वो पीछे, ठीक है ना, समुद्र में दूरी कैसे नापते हैं, नॉक्टिकल्स माइल्स में। लेकिन अंतरिक्ष में दूरी मापते हैं लाइट ईयर में, किसमें नापते हैं, लाइट ईयर में मापते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अंतरिक्ष की दूरी होती है गाइज, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एयू कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी कितनी दूरी है भाई, तो पृथ्वी से जो सन की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है ना, यानी कि 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर है। अगर मीटर में करोगे तो 3 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 जीरो और बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने कहा आपको कि जो ये अंतरिक्ष होता है, इसमें दूरी मापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम लोग, क्या बताया था मैंने आपको, अंतरिक्ष में पार्स, उसमें प्रकाश वर्ष में नापते हैं, किसमें नापते हैं गाइज, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी होती है, उसको हम लोग पारसेक में नापते हैं। तो कोई आपसे पूछा कि दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिट क्या होती है बेसिकली मापने की, तो पारसेक होती है। हालांकि ये प्राचीन ओल्डेस्ट मेथड आता है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकाई भी है, ठीक है ना, किलोमीटर का कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो सुनो, एक लाइट ईयर पता है आपको, एक लाइट ईयर जो होता है, एक प्रकाश वर्ष, उसमें कितने किलोमीटर आते हैं पता है आपको, एक लाइट ईयर में इतने किलोमीटर आते हैं। समझ में आ रही बात आपको, इतने किलोमीटर आते हैं, 10 की पावर 12 कितना हो जाएगा समझ लो आप लोग, ठीक है ना, 150 या बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, और ऐसे ऐसे 3 लाइट ईयर, कितने लाइट ईयर, 3.626 लाइट ईयर मिलाने के बाद एक पारसेक बनता है, ऐसे ऐसे 3 को जोड़ दूंगा मैं तो एक पारसेक बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा क्या हो गया हमारा, पारसेक, दूरी को मापने की सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई, पारसेक। उससे छोटा क्या हो गया हमारा, प्रकाश वर्ष, क्या हो गया हमारा, प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। और एक चीज और, सूरज जो है ना हमसे 150 करोड़ किलोमीटर, 150 करोड़ 150 मिलियन दूर है किलोमीटर, एक पीछे हमने पढ़ा। सूर्य के सनलाइट को यहाँ पे आने में कितना समय लग जाता है, लगभग कितना समय लगता है, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना समय लग जाता है, 8 मिनट, अगर सब कुछ साफ रहा तो मौसम वगैरह, ठीक है। तो 8 मिनट में कितने किलोमीटर कवर कर लिया इसने, 15 करोड़ किलोमीटर जो इसने कवर कर लिया प्रकाश ने 8 मिनट में। यानी कि 1 सेकंड में उसको कितने किलोमीटर जाना है, 3 लाख किलोमीटर जाना है। 1 सेकंड में 3 लाख, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ये, तब जाके बात बनेगी, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणा है, क्या अवधारणा है भाई, ठीक है। एक ना बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। कहाँ के थे ये, मिस्र और यूनान के थे। 140 एडी की बात होती है। ये मैथमेटिशियन भी थे, भूगोल वेता भी थे और खगोलविद भी थे, ठीक है। खगोल मतलब समझ लो आप लोग, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। तो इसके अलावा क्या कह रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भू केंद्रित अवधारणा, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट विकसित किया। इसके अनुसार पृथ्वी केंद्र में है। पहले तो ये डिबेट चल रहा था ना कि सेंटर में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है। तो पहले तो ये लोगों को लगता था कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। बाद में पता चला ना कि सेंटर में कौन है,
सन है, सन के तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कंसेप्ट दिया क्या, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भू केंद्रिक अवधारणा। मतलब कि हमारे ये जो हमारा ब्रह्मांड जो है उसके सेंटर में कौन है, पृथ्वी है, और जितने भी ग्रह वगैरह हैं, सूर्य है, वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ये कंसेप्ट दिया गया था पहले, और आपको पता है ये गलत है। उसके बाद भारत में हुए एक वराह मिहिर, ठीक है ना, इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी वो अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये इन्होंने बताया। सोचो किस टाइम बताया, क्या इनके पास ऐसा था कि उन्होंने बता दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है निकोलस कोपरनिकस, ये पोलैंड के थे। इन्होंने भी कहा कि पृथ्वी केंद्र में, मतलब बाहर वाले जितने थे वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र में, हम कह रहे हैं क्या, सूर्य केंद्र में। ठीक है ना। और इन्होंने ये क्रांति कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। हाँ, इन्होंने कहा कि नहीं है, सॉरी, यानी 2 वोट हो गए ना। पहले जो आए ये मिस्र वाले भैया है ना, इन्होंने टॉलमी, इन्होंने क्या कहा कि सेंटर में कौन है, पृथ्वी है। फिर वराहमिहिर ने क्या कहा कि, और ये हाँ कोपरनिकस ने भी सूर्य का। ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। इनको जो है ना, कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक मानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी माना जाता है। इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया है, हिलियोसेंट्रिक, मतलब कि सूर्य के सेंटर में, सूर्य जो सेंटर में ग्रह चक्कर लगा रहा है, वो उसका कंसेप्ट उन्होंने तो कॉपी कर लिया। तो भाई प्रूफ की बात नहीं है। देखो सुनो, जो देश, सुनो जो देश किसी का वो रहता है ना, सुनो तो सही, जो देश गुलाम रहता है ना, वहां पे कोई ना तो इन्वेंशन हो पाती है, ना उसकी बातों को जमाना मानता है। तो भारत गुलाम रहा, यहाँ तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम उन सब चीजों को नहीं मानते। इतिहास में भी जो आप लोग पढ़ते हो ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, ये सिस्टम भी हमने नहीं बनाया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तो गुलाम रहने के कारण और कई सारे तो कब्जा रहने के कारण से ऐसा हुआ है। ठीक है, ये चीज आगे नेक्स्ट। और आंसर एक कैपलर, एक आए कैपलर, एक और आए। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, सौर मंडल के सभी ग्रह वृत्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, बल्कि दीर्घ वृत्त में करते हैं। दीर्घ वृत्त समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, मतलब कि इस तरीके से। सर्कल तो यूं होता है ना पूरा इक्वल, इक्वल नहीं है वो, कोई ज्यादा है कोई कम है, ऐसा कभी पास से गुजर रहा है, कभी सन के दूर से गुजर रहा है, तो उन्होंने दीर्घवृत्त बोला। ठीक है। इन्होंने भी यही कहा था कि इसके सेंटर में जो है वो सूरज ही है। तो 3 वोट हो गए। अच्छा, इसके अलावा एक और रिसर्च हुआ यूएसए में, एडविन पोबल हेबल, 1925 साइंटिस्ट है ये। इन्होंने बताया कि आकाश गंगा के अलावा भी कई गंगाएं हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे हमारी आकाश गंगा है ना, वैसे ही कई आकाश गंगाएं हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक टेलीस्कोप भी बना, इन्हीं के नाम पे क्या बन गया, एक टेलीस्कोप, समझ रहे हो ना आप लोग। 1990 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जो कि कई सारी खोजों में सहायक रहा। ठीक है ना, ग्रह के बारे में, तरंगों के बारे में उसने खोजा। ठीक है। एक है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया, 2000, जिससे फोटो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। अब हम पढ़ना है ब्रह्मांड उत्पत्ति कैसे हुई, ये ब्रह्मांड बना कैसे। ठीक है ना। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने ना अलग अलग सिद्धांत दिए। कईयों ने कहा कि भाई समय अवस्था सिद्धांत, मतलब लंबे समय तक प्रोसेस चलता रहा और ये बन गया, ऐसा कहा थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने, 2 लोगों ने ऐसा कहा। एक ने कहा कि बहुत जोरदार विस्फोट हुआ हमारे सिस्टम में और उसके बाद से ब्रह्मांड का, ये लेमेत्रे ने कहा। ठीक है। एक ने कहा दोलन सिद्धांत। ठीक है ना, ये एलन सैंडर्स ने कहा। ज्यादातर ना लोग महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। ठीक है, आगे की बात क्या करता है आपका। अब देखो इन तीनों के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, समय अवस्था सिद्धांत क्या होता है, ये सब कुछ। तो समय अवस्था सिद्धांत जो पहला वाला हमने पढ़ा था, इसके अनुसार ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही था और रहेगा, अर्थात ना तो इसका जन्म हुआ है और ना ही ये अंत होगा। एडविन हबल के विस्तारित होने के सिद्धांत के बाद इसे खारिज कर दिया गया। एडविन हबल ने जो सिद्धांत दिया उसके बाद से इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। दोलन का सिद्धांत क्या कहता है, कह रहा है इसके अनुसार ब्रह्मांड का जन्म होने के बाद उसका अंत होगा, मतलब ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसका अंत भी
होगा, ठीक है ना। जैसे दोलन एक जगह पर जाके फिर से रुक जाता है, मतलब हमने कोई पेंडुलम लिया, ऐसे छोड़ दिया तो कुछ देर घूमेगा, फिर एक बार स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो जो शुरू हुआ है वो खत्म होगा, तो इसी को दोलन का सिद्धांत कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है, विस्फोटक सिद्धांत। तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा है इसमें। इसमें लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित, मतलब लेमेत्रे ने इसका और रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या की। सबसे प्राचीन और प्रमाणित सिद्धांत है ये वाला बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा एक छोटे से कण में एकत्रित थी, जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता था। इसका अनंत गुरुत्वाकर्षण, अनंत ऊर्जा और अनंत डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सब कुछ इसमें बहुत ही, मतलब ये छोटा सा था, छोटा सा एक कण था एटमॉस्फेयर में, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या थी, ग्रेविटी थी, एनर्जी थी, टेम्परेचर था, सारी चीजें थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इसमें, छोटी जगह कह लो आप लोग, ठीक है ना, सिकुड़ने के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण से बहुत ज्यादा ऊर्जा इसमें से निकली और समय के साथ जो है आकाशीय पिंडों यानी कि सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण हुआ। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि एक ना छोटा सा कोई कण था, उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के कारण जो है ना अलग अलग जो ये दिख रहा है आपको, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य वगैरह, उल्का पिंड वगैरह, इन सबका निर्माण होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ है। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष, क्या बातें कर चल रही है। तो वराह मिहिर ने भी बता दिया ना कि पृथ्वी केंद्र में घूमती है, इनका काम ये पूरा जीवन वो उस पर लगा देते हैं, रिसर्च पे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में, क्या कह रहा है आपका, ध्यान से सुनना आप लोग। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना एक छोटा सा कोई पार्टिकल था जिसमें विस्फोट हुआ, ठीक है ना, और वो हमेशा क्या रहा, उसमें से डबल होते रहा, जो इलेक्ट्रॉन निकले ना वो बढ़ते रहे, और उसी से ना बाकी चीजों का निर्माण हुआ, मतलब हीलियम का, बाकी चीजों का। उसी के बाद जो है वो जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, ठीक है ना। जीव जंतु में ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला निर्माण जो हुआ वो जल में हुआ। किस में हुआ, जल में, यानी कि पानी में। तो हम भी तो मानते हैं कि भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार था वो कहाँ हुआ, सबसे पहले तो मत्स्य अवतार ही था, है ना। वो कहाँ हुआ, वो भी पानी में हुआ। तो बाकी चीजों का निर्माण इसके लगभग, देखो सुनो, ये हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, इसमें क्या हुआ, एक एक मिनट में इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल होते गए, आपस में जुड़ते गए। 3 लाख साल के बाद इसमें पहला परमाणु बना, और लगभग 1 अरब वर्ष के बाद ये सारे ग्रह, चंद्रमा, तारे वगैरह बने। इनमें जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है ना, उसके कारण से इनका निर्माण हुआ। वो हाइड्रोजन और हीलियम इसी से आए थे, ठीक है। और इसके 13 वर्ष बाद, 13 अरब वर्ष बाद क्या हुआ कि मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। इसको लेकर सिर्फ प्रिडिक्शन होती है, ये एग्जैक्ट नहीं है। कल को हो सकता कोई नया सिद्धांत है जो इनको खारिज कर दे। जैसे पहले उसने कहा कि सेंटर में कौन है, पृथ्वी है, तो वो खारिज हो गया। ऐसी जैसे पता चलेगा हम खारिज करेंगे इसको, ठीक है। अब बात करते हैं इस गैलेक्सी की, ध्यान सुना आप। तारे के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो बहुत सारे तारे हैं इसमें, बहुत सारे तारे, हजारों तारे हैं, ठीक है ना। उसमें से एक तारा सूर्य कहीं बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना, छोटा सा, और उस तारे के चारों तरफ हम ग्रह घूम रहे हैं। आसमान में को बहुत सारे तारे दिख रहे हैं, उन सबके भी ग्रह होंगे जो उनके चारों ओर क्या कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि वहां भी एक पृथ्वी हो, वहां भी एक एशिया हो, वहां भी एक इंडिया हो, वहां भी एक दिल्ली, और वहां भी एक मंगोलपुरी हो, वहां भी एक शिक्षा सदन हो। ऐसा पैरेलल यूनिवर्स में पॉसिबल है ना। लेकिन हम वहां तक निकल ही नहीं पाए। हम तो मंगल ग्रह पे, बगल वाले ग्रह पे नहीं पहुंच पाए, तो वहां कैसे पहुंचेंगे अभी, समझ ना आप लोग। तो ये अभी हमारे लिए हाथ से हमारे बाहर है थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज है। तो तारे के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तारे, बादल और धूल और गैस के कणों को समूह कहा जाता है। एक आकाश गंगा में असंख्य तारे होते हैं। एक आकाश गंगा, मैंने बताया ना, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें असंख्य तारे हैं, उसमें से एक तारा सूर्य है, वहां पे इतना सारा बवाल कटा हुआ है, ठीक है ना, कि उसमें 9 ग्रह, उसमें एक पे जीवन संभव है। कहीं ना कहीं तो और जीवन संभव होगा, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे जैसे संभावना यहाँ, वैसे वहां भी है। तो आसमान में जितने आपको तारे दिख रहे हैं, वहां जरूर कोई ना कोई प्लैनेट हो सकता है, ठीक है, कोई वहां पे ग्रह, कोई यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीजें। अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे, सबको आकाशीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है।
जो हमारी आकाशगंगा ना उसमें 98% तो तारे हैं और 2% क्या है, धूल के कण हैं। हमारी सौर मंडल जो हमारी जो आकाशगंगा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे, ठीक है ना, मिल्की वे का भाग है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी, देखो सुनो, हमारी जो आकाशगंगा है उसके बगल वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी, ठीक है ना, या देवयानी नाम दिया हुआ हमने। आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारी आकाशगंगा है जिसको मिल्की वे कह रहे हैं, सीधे यूं कहेंगे हमारी सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन सी है, तो देवयानी या फिर मंदाकिनी, ठीक है ना। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। हम अपने ही आकाशगंगा में सूरज के पास खड़े हैं और बगल वाले सूरज या बगल वाले तारे के पास नहीं जा सकते हैं। ऐसे 100 अरब आकाशगंगाएं जो पूरा बोर्ड भरा हुआ था पीछे, ठीक है। आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। बहुत सारे आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब आकाशगंगा की ना देखो, ये रहा ये देख रहा आपको, ये एक लेयर होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, 5 होगी ना। तो लगभग आधा टाइम सूरज ने बिता लिया, यहाँ पे सूरज ये, और ये जितने भी देखो सुनो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और ये सारे के सारे इस आकाश गंगा के चक्कर लगा रहे हैं और एक दिन ये इसी में विलय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी अभी सूर्य अभी ना सूर्य की आधी उम्र बीत चुकी है, आधी उम्र बाकी है। सूर्य जिस दिन खत्म होगा ग्रह भी खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सूर्य खत्म होगा तो सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी, सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी तो पौधे खत्म हो जाएंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इनका ये देखो जैसे ये घूम घूम ये सर्कल दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं स्पाइरल। कैसे कैसा कहते हैं, हमारी जो आकाश गंगा है मिल्की वे उसका शेप कैसा है, स्पाइरल, ठीक है ना। लेकिन और भी होती है, इलिप्टिकल भी होती है, अनियमित इरेगुलर भी होती है, मतलब बिना शेप एंड साइज के। इरेगुलर मतलब जिनका कोई साइज ही नहीं है, जिनका कोई शेप ही नहीं है, कैसे भी बनी हुई है टेढ़ी मेढ़ी सी। और इलिप्टिकल कैसी होती है, इस शेप की होती है, इलिप्स जैसा होता है वैसा, ठीक है। एक होता है सर्पिलाकार स्पाइरल, गोल गोल जो घूम रही, ठीक है। देखो स्पाइरल वो वाला हो गया, इलिप्टिकल ऐसे सर्कल वाला हो गया जो इस शेप का दिख रहा है आपको ये, ठीक है। और जो इरेगुलर है उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। अच्छा जो स्पाइरल वाला होता है इसमें ज्यादातर तारों का ना सेंटर में होता है, ज्यादातर तारे कहाँ होते हैं, इसके साइड में भी होते हैं, जैसे सन हमारा साइड में बीच में बैठा हुआ भी है ना। हमारी आकाशगंगा कैसी है, सर्पिला लगा रहा है ना। और जो ये इलिप्टिकल होते हैं ऐसे पूरे ब्रह्मांड के लगभग 17% ऐसे हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में कितने हैं, ज्यादातर इस शेप के हैं, ठीक है ना। और सबसे कम कैसे हैं, इरेगुलर। तो ये सबसे मुख्य रूप से नवीन तारों का समूह, मतलब ये नया नया बना है, ये ज्यादा इन सबसे ज्यादा नया है ये इरेगुलर शेप का। ब्रह्मांड के सभी आकाश गंगाओं का लगभग 10वां भाग है, मतलब कि 10% ही, लगभग बहुत ही कम एरिया इसका आता है इसमें। आगे नेक्स्ट क्या आपका, नेबुला। नेबुला को हिंदी में निहारिका कहते हैं। क्या होता है इसका, ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है, मतलब आकाश में सबसे जो तेज रोशनी की चीज है ना उसे नेबुला कहते हैं। किससे बना हुआ, गैस से बना हुआ और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। सभी तारों का जो जन्म होता है ना, जितने भी सूर्य एक तारा है, जितने भी तारे होते हैं उन सबको जो स्टार्टिंग फेज होता है उसी को नेबुला कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लाइट होता है इसमें धूल और गैसों के बादल होते हैं। ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। अब देखो सुना, हमारी आकाशगंगा मैंने आपको दिखाई दी ना, जैसे ये है, तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि आकाश गंगाओं में जो सबसे चमकीला वाला जो भाग आपको दिख रहा है, आकाश गंगाओं में जो सबसे चमकीला वाला भाग आपको दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं इसको, नेबुला कहते हैं, ठीक है ना। हर आकाश गंगा में मिलेगा आप, ठीक है। तो वो चीजें आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं गाइस न्यूक्लियर रिएक्शन की। ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने आपको बताया कि मेरे और आपके बीच में बहुत सारे अणु हैं, एटम्स हैं, न्यूक्लियर हैं, न्यूक्लियर एटम्स। और ये जो अणु हैं, जो मेरे और आपके बीच में हजारों अणु हैं, इनमें अगर मतलब माइक्रोस्कोप से देखूं मैं अगर, तो इनके अंदर एक नाभिक है, एक सेंटर है, जिनके चारों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो घूम रहा है। अब न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का नियम ये कहता है एक, कि अगर किसी बल पे यदि किसी चीज पे बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो चीज उसी अवस्था में पड़ी रहेगी। ये कुर्सी ऐसी पड़ी रहेगी अगर मैं इस पर बाह्य बल ना लगाऊं तो, ठीक है ना। तो मैंने बाह्य बल लगाया तो इसमें मूवमेंट हो गई,
तो जो आपके और मेरे बीच में जो हजारों एटम है, जिनके अंदर नाभिक है, जिनके अंदर वो घूम रहा है, वो तो घूम रहा है ना, चेंज हो रहा है ना वो तो उसको कहीं से बल तो मिल रहा होगा। और वो बल कौन दे रहा है फिर? हम और आप तो दे नहीं रहे। आप दे रहे हो बल, तो कौन दे रहा है उसको? ऐसा हम मान लेते हैं कि वो बल कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, क्योंकि बिना बाह्य बल के तो घूम नहीं सकते, है ना। बिना बाह्य बल के तो घूम नहीं सकते, उनको बल मिल रहा है, वो चीज है। अब आगे की बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुना, ये जो एटम्स की मैं बात करने लग रहा हूँ, ये जो मान के चलो एक हजारों एटम है। अब देखो, जब ये एटम जुड़ते हैं ना आपस में, और जब ये एटम टूटते हैं तो ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो ये जुड़ जाएं या ये टूट जाएं। जो ये जब ये टूट जाते हैं, इसको विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसको संलयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संलयन कहते हैं। एनर्जी किस में ज्यादा जनरेट होगी, टूटने में कि जुड़ने में? टूटने में ना। टूट रहा तो एनर्जी निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जी किस में ज्यादा निकलेगी? जुड़ने में। ठीक है ना। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि एनर्जी जो है जुड़ती है। क्या होती है? तारों में, सूर्य में, सब में क्या होता है? ये जुड़ता है, एटम्स उनके जुड़ रहे हैं, इसलिए उनमें एनर्जी है। ठीक है। अब ध्यान सुनना, दो प्रकार के बम होते हैं गाइस। एक होता है परमाणु बम। क्या होता है? परमाणु बम, जो नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया था। और एक उससे बड़ा होता है गाइस हाइड्रोजन बम। क्या होता है? परमाणु बम का 1000 गुना होता है हाइड्रोजन बम। मतलब 1000 अगर परमाणु बम फोड़ जाए तो एक हाइड्रोजन बम के बराबर है। ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी किस में है? तो ज्यादा एनर्जी की चीजों में नाभिकीय की क्या होगा? संलयन होगा, है ना, न्यूक्लियर फिशन होगा। लेकिन परमाणु में क्या आपका? नाभिकीय विखंडन, यानी कि टूटना। समझ में आ रही बात आपको? तो एनर्जी कैसे जनरेट होती है? एटम के टूटने पे या एटम के जुड़ने पे। जुड़ने पे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है और टूटने पे कम होती है। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आगे की बात करते हैं। टूटने का होता है फिजन होता है, और ये फ्यूजन होता है जो जुड़ता है। ध्यान से सुनना एक चीज और, मान के चलो ये टूट गया और ये टूटते ही जा रहा है, ये भी फिर आगे टूट गया, तो ये अनलिमिटेड हो सकता है, अनकंट्रोल हो सकता है, बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। इसलिए जब इसको तोड़ा जाता है, तो जिस चीज में तोड़ा जाता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। 9th क्लास में है ये। ठीक है ना। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, उसमें इसको तोड़ा जाता है। आगे बढ़ जाए। तो आपसे कोई पूछे कि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन या विखंडन? हाँ, विखंडन मतलब टूटना। टूटना या जुड़ना? जुड़ना। ठीक है ना। परमाणु बम में क्या होता है? टूटना। छोटा है ना। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, इस प्रकार से चलता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टार्स की। ऐसे खगोलीय पिंड जो स्वयं की ऊर्जा से जलते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो उसमें खुद की एनर्जी है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है। सूर्य की, चंद्रमा की खुद की चमक होती है। किसकी सूर्य, किसकी चमक से जलता है? सन की। मैं पहले बचपन में सोचता है सूर्य से कैसे लेता होगा, पहले खींचता होगा फिर देता होगा। ऐसा नहीं है, वो तो रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पे। जैसे पृथ्वी है, ये सन है, ये मून है, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो चमक रहा है ना। वो कुछ नहीं हो रहा, ले हुए नहीं रहा वो एनर्जी, वो बस रिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे मान के चलो ये चीज मुझे नहीं दिख रही है, मैं इसको टॉर्च मारा तो दिखनी चालू होगी, तो उसकी अपनी एनर्जी थोड़ी जैसे चमक रहा है, वो उसको एनर्जी दी जा रही है। ठीक है ना। तो स्टार्स जो होते हैं, जो स्टार्स क्या होते हैं? जिनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, हीट होता है, लाइट होता है, उसको क्या कहते हैं? सूर्य के पास अपना है ना। तो ऐसे अब आगे ये जो जितने भी स्टार्स होते गए, इनमें क्या होता है? संलयन, है ना, ऐड होने वाली बात, तभी तो इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी है। भाई अगर सूर्य इतना बड़ा है ना, सूर्य इतना बड़ा, तो पृथ्वी इतनी सी है, इतनी पृथ्वी निपट जाएगा। ये इतनी बड़ी पृथ्वी, वहां पे इतनी सी है, ऐसी पृथ्वी को ऐसे निपट जाएगा, वो खा जाएगा, वो खत्म कर देगा कहानी। ठीक है ना। जिस दिन वो बुझेगा ना, जिस दिन वो बुझेगा, उस दिन वो वो मतलब ऑब्जर्व कर लेगा, सारे ग्रहों को अपने अंदर खींच लेगा और खुद चला जाएगा कहाँ पे? सेंटर में। जो मंदाकिनी के बीच में बहुत सारे तारे हैं ना, वो भी तो बुझेंगे, उनके सेंटर में जाके सारा का मामला एक बार फिर से होगा, पुनर्जन्म। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो ध्यान सुना, ये जो नाभिकीय संलयन है गाइस, किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन 1-2 दिन में नहीं होता। कितने दिन में होता? कम से कम 3 लाख साल कम से कम लगते हैं इसमें।
अच्छा, इसका संरचना क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन 70% होता है, हीलियम 28 और अदर गैसेस जो होती हैं वो होती हैं। देखो जितने भी ग्रह और उपग्रह तारे के प्रकाश के प्रकाश देखो जितने भी ग्रह होते हैं गाइस, ग्रह यानी कि पृथ्वी वगैरह, और जितने भी उनके उपग्रह होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं? एक तो है सूर्य, एक तो है तारा, और तारे के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के आगे जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? सारे के सारे ग्रह हैं। और जो ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं गाइस, जो ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। उपग्रह दो प्रकार के हैं, नेचुरल और मैन मेड, है ना। नेचुरल क्या होता है? जो कुदरती बना हुआ है, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा किसके चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के, है ना। और पृथ्वी किसके चक्कर लगाएगी? और सूरज किसके चक्कर लगा रहा है? यूनिवर्स के नहीं, हमारी गैलेक्सी के, आकाश गंगा के, है ना। ये सब चीजें। अच्छा, बहुत सारे तारे जो मिलके जो है ना गाइस ग्रुप बनाते हैं उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। लेकिन कुछ तारे ना शेप भी बनाते हैं, है ना। जैसे सप्तऋषि, अष्टऋषि, क्या पता आपने 9th क्लास में देखा हो, है ना। तो बहुत सारे तारे मंडल, तारे जो है वो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे तारे होते हैं जो शेप बनाते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये शेप एक दिख रहा है ना इस टाइप का, ये आपने अपनी शेप अपनी बुक्स में देखा होगा आप लोगों ने 9th 10th की बुक्स में, कि ये तीर चला रहा है या कुछ मार रहा है, एक आदमी बना हुआ है, ठीक है ना, वो उसको मार रहा है। इस तरह की बहुत सारे शेर बना हुआ दिखाते हैं, है ना, उस तरीके से। तो वो सब चीजें होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है? कुछ ऐसे तारे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो, कुछ ऐसे तारामंडल होते हैं जो सिर्फ किसी मौसम में दिखाई देते हैं, ठीक है। एक है सप्तऋषि, एक है आपका वृहद सप्तऋषि, ठीक है ना, उर्सा मेजर, है ना, उर्सा माइनर, ये सब अलग अलग मतलब तारे के समूह को कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं। वो मिलकर कुछ शेप वेब भी बना लेते हैं, आकृतियां बना लेते हैं, वो सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, इतना ही रहने देता, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे खत्म है, इसको भी चलो कर ही लेते हैं एक मिनट के लिए। तारों से संबंधित कुछ फैक्ट ध्यान रखना आप लोग। एक साइरस है गाइस, डॉग स्टार, एक अंतरिक्ष में एक तारा जिसका क्या नाम है? साइरस। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सूर्य से कितना बड़ा है? लगभग डबल मास का है, डबल वेट का है, 20 गुना ज्यादा तक चमकता है सूर्य से, ठीक है ना। पृथ्वी से 9 लाइट ईयर्स दूर है। रात्रि के समय दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा होगा? तो वो डॉग स्टार होगा। अगर आसमान में आपको सबसे ज्यादा चमकीला कुछ दिखता है अगर रात्रि के समय, तो क्या होगा? वो साइरस होगा, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है गाइस एक, ये हमारे सबसे नजदीक है, मतलब सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? मान के चलो, यहाँ पर दिया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सूर्य, ये हमारा सूर्य, सूर्य के निकटतम सबसे तारा कौन सा? हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। एक ध्रुव तारा की है, ध्रुव तारा भी है गाइस, ये नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री पे कोण बनाता है, वहां से दिखता है ये, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको इतना ही रहने दो।